प्रश्न संख्या 1 है, अप्रत्याशित घटनाओं से सुरक्षा की दृष्टि से आप इनमें से किसे सुझाएंगे? पहला विकल्प है बीमा, दूसरा विकल्प है बैंक एफडी जैसे लेन देन संबंधी उत्पाद, तीसरा विकल्प है शेयर, चौथा विकल्प है ऋण पत्र। तो प्रश्न में कह रहा है अप्रत्याशित घटना, यानी कि वैसी घटना जिसकी कोई संभावनाएं नहीं होती हैं और वो घट जाती हैं। इसको दूसरे शब्दों में समझें तो वैसी घटनाएं जिसकी कोई आशा नहीं होती है और वो घटित हो जाती है, जैसे कि मृत्यु का डेट टाइम ये सब तो जानकारी किसी को नहीं होती है और मृत्यु एकाएक आ जाती है। तो इन सब घटनाओं से सुरक्षा के लिए हम किसको अपनाएंगे इन चारों में से? तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर वाला विकल्प बीमा। तो बीमा अप्रत्याशित घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। वित्तीय नियोजन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कब है? पहला विकल्प है सेवानिवृत्ति के बाद, दूसरा विकल्प है जैसे ही कोई अपना पहला वेतन पाता है, तीसरा विकल्प है विवाह के बाद, चौथा विकल्प है केवल धनी होने के बाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जैसे ही कोई अपना पहला वेतन पाता है उसे वित्तीय नियोजन शुरू कर देना चाहिए। तो 2 नंबर वाला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा कर नियोजन का उद्देश्य नहीं है? पहला विकल्प है अधिकतम कर लाभ, दूसरा विकल्प है विवेकपूर्ण निवेश के फलस्वरूप कम हुआ कर बोझ, तीसरा विकल्प है कर चोरी, चौथा विकल्प है कर ब्रेक का पूरा लाभ। प्रश्न में कह रहा है कि इन चारों विकल्प में से कौन सा टैक्स प्लानिंग का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कर चोरी, यानी कि कर चोरी कर नियोजन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है। एक आक्रामक जोखिम प्रोफाइल वाला व्यक्ति संभवतः धन डैश निवेश शैली अपनाता है। पहला विकल्प है समेकन, दूसरा विकल्प है उपहार प्रदान, तीसरा विकल्प है संचय, चौथा विकल्प है खर्च। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा संचय। ठीक है, एक आक्रामक जोखिम प्रोफाइल वाला व्यक्ति संभवतः धन संचय निवेश शैली अपनाता है। धन संचय का अर्थ होता है धन जमा करना या धन को इकट्ठा करना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 है। निम्न में से कौन सा धन संचय उत्पाद है? पहला विकल्प है बैंक ऋण, दूसरा विकल्प है शेयर, तीसरा विकल्प है मियादी बीमा पॉलिसी, चौथा विकल्प है बचत बैंक खाता। तो इस प्रश्न को समझिए, कहता है कि निम्न में से कौन सा धन संचयन उत्पाद है, यानी कि धन संचयन का अर्थ होता है धन को जमा करना या इकट्ठा करना या संग्रहित करना। ठीक है, इन चारों में से वैसा कौन सा उत्पाद है जो धन को संग्रहित करता है या इकट्ठा करता है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा शेयर धन संचय उत्पाद है। ठीक है, यानी कि 2 नंबर वाला विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 6 है। बचत 2 निर्णयों के संयोजन के रूप में जाना जा सकता है। नीचे दी गई सूची से उनका चयन करें। पहला विकल्प है जोखिम अपने पास रखना और कम खपत, दूसरा विकल्प है उपहार प्रदान और संचय, तीसरा विकल्प है खर्च और संचय, चौथा विकल्प है खपत स्थगन और नकदी से अलगाव। प्रश्न में कह रहा है कि हम बचत को कैसे अपना सकते हैं? इन चारों विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें। तो चौथा विकल्प जो कह रहा है खपत स्थगन, यानी कि खर्च पर रोक, और नकदी से अलगाव, यानी कि नगद को अलग करके रखने का भाव या नगद को अलग करना या अलग करके रखना। ठीक है, जब तक हम खर्च को नहीं रोकेंगे और रुपया को अलग करके नहीं रखेंगे तब तक हम सेविंग को नहीं कर पाएंगे। आप इसको इस प्रकार से समझिए। तो 4 नंबर का वाला जो विकल्प है खपत स्थगन और नकदी से अलगाव, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 7 है। जीवन के किस चरण में कोई व्यक्ति पूर्व बचतों को सर्वाधिक महत्व देगा? पहला विकल्प है सेवानिवृत्ति के बाद, दूसरा विकल्प है कमाने वाला, तीसरा विकल्प है शिक्षार्थी, चौथा विकल्प है हाल में विवाहित। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि लाइफ के किस स्टेज में व्यक्ति पहले से बचत किए हुए रुपयों पैसों या धन को अधिक महत्व देता है। ठीक है, इसको इस प्रकार से आप समझिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सेवानिवृत्ति के बाद, यानी कि रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति
पहले से बचाए गए धन को या पैसों को अधिक महत्व देता है। यानी कि 1 नंबर वाला विकल्प सेवानिवृत्ति के बाद इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 8 है, निवेश समय सीमा और प्रतिफल के बीच क्या संबंध है। कह रहा है कि निवेश समय सीमा, इन्वेस्टमेंट टाइमिंग और रिटर्निंग के बीच क्या संबंध है। प्रश्न को आप इस प्रकार से समझिए। तो पहला विकल्प पढ़ेंगे, दोनों किसी भी तरह से संबंधित नहीं है। दूसरा विकल्प है, बड़ी निवेश समय सीमा अधिक प्रतिफल। तीसरा विकल्प है, बड़ी निवेश समय सीमा कम प्रतिफल। चौथा विकल्प है, बड़ी निवेश समय सीमा प्रतिफल पर अधिक कर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बड़ी निवेश समय सीमा अधिक प्रतिफल। यानी कि हम जितने लंबे समय तक निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमें रिटर्निंग उतना ही अधिक मिलेगा। ठीक है, तो 2 नंबर वाला विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से कौन सा लेन देन संबंधी उत्पादों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि इन 4 विकल्प में से जो हम अभी पढ़ेंगे, इन चारों में से कौन सा लेन देन संबंधी उत्पाद के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, पहला विकल्प है बैंक जमा राशियां, दूसरा विकल्प है जीवन बीमा, तीसरा विकल्प है शेयर, चौथा विकल्प है बॉन्ड। तो बैंक जमा राशियों को लेन देन संबंधी वित्तीय उत्पादों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 10 को हम पढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा आकस्मिकता उत्पादों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रश्न में पूछ रहा है कि इन चारों विकल्प में से जो अभी हम पढ़ेंगे, कौन सा वित्तीय उत्पाद ऐसा है जिसको हम आकस्मिकता उत्पाद, यानी कि मुश्किल समय में काम आने वाला वित्तीय उत्पाद, आप इसको इस प्रकार से समझिए, के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला विकल्प है बैंक जमा राशियां, दूसरा विकल्प है जीवन बीमा, तीसरा विकल्प है शेयर, चौथा विकल्प है बॉन्ड। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जीवन बीमा, जिसको हम आकस्मिकता उत्पादों के तहत वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर वाला विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 11 को हम पढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा धन संचय उत्पाद के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रश्न को समझिए, कहता है कि धन संचय उत्पाद वैसा उत्पाद जो धन जमा करता हो या जो धन को एकत्रित करता हो। पहला विकल्प है बैंक जमा राशियां, दूसरा विकल्प है जीवन बीमा, तीसरा विकल्प है साधारण बीमा, चौथा विकल्प है शेयर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 4 नंबर वाला विकल्प शेयर। शेयर धन संचय उत्पादों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि 4 नंबर वाला विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 12 को हम लोग देखेंगे, डैश समय बीतने के साथ में अर्थव्यवस्था में माल और सेवाओं की कीमतों के सामान्य स्तर में होने वाली वृद्धि है। पहला विकल्प है अपस्फीति, दूसरा विकल्प है मुद्रास्फीति, तीसरा विकल्प है मुद्रास्फीति जनित मंदी, चौथा विकल्प है अति मुद्रास्फीति। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मुद्रास्फीति। तो इसको हम लोग प्रश्न के साथ मिला करके पढ़ेंगे। मुद्रास्फीति समय बीतने के साथ में अर्थव्यवस्था में माल और सेवाओं की कीमतों के सामान्य स्तर में होने वाली वृद्धि है। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2 नंबर वाला विकल्प मुद्रास्फीति। प्रश्न संख्या 13 को हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा विवेकाधीन आय को अधिकतम करने के लिए एक रणनीति नहीं है। पहला विकल्प है कर्ज पुनर्रचना, दूसरा विकल्प है ऋण ट्रांसफर, तीसरा विकल्प है निवेश पुनर्संरचना, चौथा विकल्प है बीमा खरीद। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि बीमा खरीद विवेकाधीन आय को अधिकतम करने के लिए एक रणनीति नहीं है। ठीक है, यानी कि बीमा खरीद विवेकाधीन आय को अधिकतम नहीं कर सकती है। तो 4 नंबर वाला विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब होगा।